वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। चलिए आज हम पढ़ेंगे मेज़ के बारे में। मेज़ से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो बने रहिए इसी चैनल के साथ में। बहुत सारे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले मेज़ के लिए। तो मेज़ के लिए सबसे पहले जानेंगे इसके वानस्पतिक नाम का। तो इसका वानस्पतिक जो नाम है वो है जिया मेज। ये जो है ग्रेमिनी कुल से संबंधित हैं। इसका उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें तो ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पता होना चाहिए आपको। मेक्सिको या फिर दिया हो अगर आपको मध्य अमेरिका, तो वो भी इसका उत्पत्ति स्थान आपको राइट करना है। ठीक है। अगर प्रोटीन की बात करें तो जो मेज़ के अंदर जो प्रोटीन होता है वो उसका नाम होता है जिन, जो ओपेक 2 और कैलोरी 2 जो हैं ये जीन का अन्य नाम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मेज जो है मक्का, इसमें जो नर पुष्प कर्म होता है उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टेसल बोला जाता है। इसको बोला जाता है टेसल। टेसल क्या है? ये नर पुष्प क्रम जो है उसको टेसल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मक्का में जो नर पुष्प क्रम होता है उसको टेसल कहा जाता है। जो कि सबसे पहले जो आते हैं उसको ये नर पुष्प क्रम है। अगर वहीं बात करें मादा पुष्प क्रम की, तो जो मादा पुष्प क्रम है उसको बोला जाता है सिल्क बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, मेज के अंदर जो मादा पुष्प क्रम होता है इसको बोला जाता है सिल्क बोला जाता है, जबकि नर पुष्प क्रम होता है इसको बोला जाता है टेसल। ठीक है। इसके अलावा अगर कई बार आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो इसके फल का जो प्रकार होता है उसको कौन से तरह का इसका फल का प्रकार होता है, तो ये होता है आपका कैरियोप्सिस होता है। ध्यान रखिएगा, इसके जो फल का प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस होता है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है फल का प्रकार, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए आपको। वानस्पतिक नाम जियामेज होता है, ग्रेमिनी कुल से संबंधित होता है। उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें तो कहाँ पर है इसका उत्पत्ति स्थान? मेक्सिको है। प्रोटीन जो होता है उसमें उस प्रोटीन का क्या नाम है? जीन प्रोटीन पाया जाता है। फल का प्रकार होता है कैरियोप्सिस, फल का प्रकार होता है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे मक्का के भ्रूण में जो तेल की मात्रा होता है। मक्का का जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण के अंदर जो तेल की मात्रा होती है मक्का के भ्रूण में तेल की मात्रा, तो तेल की जो मात्रा होती है वो होती है 30 से 40% जो है इसके भ्रूण के अंदर इसकी मात्रा होती है, तेल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। अगर बात करें कि इसके अंकुरण के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है, मक्का के अंकुरण के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है, तो इसके अंदर टेम्परेचर होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा, 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये आवश्यक तापमान है, ये अच्छे अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर है वो। जबकि अगर बात करें इसकी ग्रोथ की, तो इसकी अगर वृद्धि जो है, ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जो था वो सबसे अच्छा इसको टेम्परेचर माना जाता है। जबकि ग्रोथ के लिए क्या है? ग्रोथ के लिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना आवश्यक होता है। अगर बात करें जो मक्का जो है, मक्का की फसल के लिए अगर बात करें कि जो पीएच मान होना चाहिए वो कितना होता है, इसका पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 7.5 जो है इसके बीच में अगर पीएच है, तो मक्का की फसल के लिए इस पीएच मान को अच्छा पीएच मान माना जाता है। वहीं बात करें तो जो मक्का की जो फसल है इसको तीनों मौसम में वो मौसमी मतलब उसको उगाया जा सकता है। अब आप देखिए तीनों मौसम यानी कि जो रबी हो गया, इसके अलावा जायद और खरीफ, यानी कि तीनों जो मौसम हैं इसके अंदर मक्का को उगाया जा सकता है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखिएगा, इसका हम जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं, मक्का का वर्गीकरण करें तो इस वर्गीकरण से जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट इसका जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं वो होती है पॉपकॉर्न, जो होते हैं आपका
जियामेज जियामेज एवर्टा जो है, जियामेज एवर्टा, इसको क्या बोला जाता है? जियामेज एवर्टा को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पॉपकॉर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉपकॉर्न भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है पॉपकॉर्न निम्न में से कौन सी मेज है, तो वहाँ पर जियामेज एवर्टा जो है आपको वहाँ पर राइट करना है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा, तो जियामेज ट्यूनिकाटा, जियामेज ट्यूनिकाटा जो है इसको कहा जाता है, इसको बोला जाता है पोल्ड कॉर्न, इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पोल्ड कॉर्न, इसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर इसके तीसरे वर्गीकरण की बात करें, तो तीसरा जो टाइप है ये होता है मक्का का जियामेज एमाइलेशिया, जियामेज एमाइलेशिया। जियामेज एमाइलेशिया जो है इसको मुलायम मक्का भी कहा जाता है। कौन सी मक्का कहा जाता है? इसको मुलायम मक्का भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पॉपकॉर्न जो होती है उसका मेज को क्या बोला जाता है? जियामेज एवर्टा बोला जाता है। पोल्ड कॉर्न जो होती है उसको बोला जाता है जियामेज ट्यूनिकाटा, जबकि जो मुलायम मक्का होती है उसको बोला जाता है जियामेज एमाइलेशिया बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करें मीठी मक्का की, तो मीठी मक्का जो होती है उसको बोला जाता है जियामेज सेकेराटा। क्या बोला जाता है? जियामेज सेकेराटा बोला जाता है। इसको मीठी मक्का भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? इसको मीठी मक्का भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि मीठी मक्का जो है वो किसको कहा जाता है, तो जियामेज सेकेराटा जो है इसको मीठी मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगली मेज के बारे में बात करें, तो हैं आपके जियामेज इंडेंटाटा। जियामेज इंडेंटाटा जो हैं, जियामेज इंडेंटाटा जो हैं इसको डेंट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डेंट कॉर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जो वेक्सिकॉर्न है, ध्यान रखिएगा, तो जियामेज सेरेटिना जो है इसको वेक्सिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। वेक्सिकॉर्न के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो पिलनट जो कॉर्न है, जो भारत में मुख्यतः यही उगाई जाती है। भारत में जो है कौन सी उगाई जाती है? भारत में जो है उगाई जाती है पिलनट कॉर्न। पिलनट कॉर्न जो होता है ये अधिकतर जो है भारत में कौन सी उगाई जाती है? पिलनट कॉर्न का उगाई जाती है। इसको क्या बोला जाता है? पिलनट कॉर्न को इसको बोला जाता है इंड्यूराटा। क्या बोला जाता है? जियामेज इंड्यूराटा बोला जाता है। इसको बोला जाता है जियामेज इंड्यूराटा, इसको बोला जाता है। और जो भारत में इसको क्या था, मुख्यतः भारत में इसको उगाया जाता है। मुख्यतः भारत में इसको उगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मुख्यतः भारत में जो मेज उगाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? पिलनट कॉर्न बोला जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या बोलेंगे? जियामेज इंड्यूराटा जो है ये मुख्यतः भारत में उगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो मीठी मक्का जो है, इस मीठी मक्का का जो इसको क्या है कि जो डिब्बाबंदी की जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है मीठी मक्का जो है। और बात करें भारत में जो मेज़ उगाई जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है मुख्यतः वो है जियामेज इंड्यूराटा जो है वो भारत के अंदर उगाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगर वहीं बात करें तो जो मक्का जो है ये क्या है कि ये मोनोसियस पौधा है। ध्यान रखिएगा, मोनोसियस पौधा मतलब क्या है कि इसमें नर और मादा एक ही पौधे पे लगते हैं। मक्का जो है ये क्या है? एक मोनोसियस पौधा है। मोनोसियस पौधा होता है, यानी कि इस पे
नर और मादा जो हैं वो दोनों उपस्थित होते हैं। नर और मादा जो हैं ये दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगर बात करें जो रबी की जो फसल लेते हैं, रबी की अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बांसवाड़ा जो है वहाँ पर इसकी फसल को लिया जाता है। रबी सीजन के अंदर जो है फसल को ग्रो की जाती है मक्का की। रबी की जो है राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर इसकी खेती की जाती है। अगर बात करें कि जो मक्का का पर हेक्टेयर जो है, मक्का में जो पर हेक्टेयर हैं वो लगभग 66,000 जो हैं पौधे पर हेक्टेयर लगते हैं। कितने? पर हेक्टेयर 66,000 पौधे जो हैं पर हेक्टेयर लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, आपसे डायरेक्टली इस तरह का पूछा जाए कि अनाजों की रानी किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अनाजों की रानी भी कहते हैं। मक्का को क्या है? अनाजों की रानी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें जो मक्का में तेल की मात्रा होती है, मक्का के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? 4 से 5% होती है। 4 से 5% होती है। इससे पहले मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि इसमें मक्का के जो भ्रूण में तेल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? मक्का के भ्रूण में जो तेल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? याद करिएगा ये होती है 30 से 40% जो है ये भ्रूण के अंदर जो है भ्रूण में तेल की मात्रा होती है। तेल की मात्रा कितनी होती है? 30 से 40% जो है वो तेल की मात्रा होती है। किसमें? भ्रूण के अंदर होता है। जबकि मक्का के अंदर जो तेल होता है वो कितना होता है? 4 से 5% इसके अंदर तेल पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो मक्का जो है इसका उपयोग जो है वो क्या होता है कि इसमें बहुत अच्छा एक तरह से एनर्जी के तौर पे इसको प्रोटीन के लिए, इसके अलावा जो इसकी मक्का की जो कुछ किस्में जैसे लाइसिन, ट्रिप्टोफैन की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। कौन? ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक पाई जाती है। संकर मक्का की अगर बात करें तो संकर मक्का सबसे पहले अमेरिका के कनेटिक्यूट अनुसंधान केंद्र 1921 में तैयार किया गया था। जो फर्स्ट हाइब्रिड था जो संकर मक्का है, फर्स्ट बार कहाँ पर इसको तैयार किया गया? संकर मक्का को फर्स्ट बार कहाँ पर तैयार किया गया था? इसको तैयार किया गया था अमेरिका में तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा अमेरिका में इसको तैयार किया गया था। 1921 को जो है संकर मक्का को फर्स्ट टाइम अमेरिका में तैयार किया गया था। इसके अलावा अगर भारत में बात करें तो भारत में सर्वोत्तम मक्का पर कार्य जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? मक्का पर जो सर्वोत्तम कार्य स्टार्ट किया गया था वो ICAR के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1957 में। इसको स्टार्टिंग जो है ICAR ने किया था। इस पर मक्का पर कार्य करना शुरू किया था। मक्का में जो है 78% जो है मक्का में 78% क्या पाया जाता है? एमाइलो प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा 78% जो होता है एमाइलो प्रोटीन पाया जाता है। जबकि इसमें 22% जो है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वो पाया जाता है एमाइलोज पाया जाता है। कितना? 22% एमाइलोज पाया जाता है। जबकि 78% जो है एमाइलो प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें तो जो मक्का की जो ग्रोथ की अगर बात करें तो ये ग्रोथ अवस्था जो होती है वो कितने दिनों बाद में आती है? मक्का में जो बुआई के ग्रोथ अवस्था जो बोलते हैं इसको ग्राउंड ग्रोथ जो होती है अवस्था, ग्राउंड ग्रोथ अवस्था जो होती है वो कब आती है? ये बुआई के लगभग कितने दिन बाद में आती है? लगभग 45 से 85 दिन बाद में आती है। ध्यान रखा गया बुआई के 45 से 85 दिन बाद में जो है वो मक्का में ग्राउंड ग्रोथ अवस्था आती है। बुआई के लगभग कितने दिन बाद में? 45 से 85 दिन बाद में आती है। और इसी अवस्था में क्या होता है? नाइट्रोजन उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग की जाती है। ध्यान रखिएगा मक्का के अंदर जो है नाइट्रोजन उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग कब की जाती है? तो ध्यान रखिएगा ग्राउंड ग्रोथ अवस्था में नाइट्रोजन उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग की जाती है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मक्का की जो माधुरी किस्म है, कौन सी? माधुरी किस्म जो है ये क्या है? स्वीट कॉर्न है। मक्का की जो माधुरी किस्म है ये है स्वीट कॉर्न जो है
होती हैं, ध्यान रखिएगा। माधुरी किस्म जो है वो स्वीट कॉर्न होती हैं। एमाइलोज प्रोटीन और एमाइलो प्रोटीन जो हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कितना प्रतिशत है। चलिए आगे बात करें तो जो मक्का में परागण की क्रिया होती है वो कितने दिन में पूरी हो जाती है। मक्का में जो परागण की जो क्रिया होती है, मक्का में परागण जो क्रिया होती है वो कितने दिन में हो जाती है। ये हो जाती है 7 दिन के अंदर ये क्रिया हो जाती है। ध्यान रखिएगा मक्का का जो है पौधा वो मोनोसियस होता है, यानी कि द्विलिंगी होता है। इसमें नर और मादा जो है एक ही पौधे पर होते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि मक्का की अच्छी बुआई के लिए तो कौन सी विधि उपयुक्त होती है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये होती है विधि डिबलिंग। जो विधि है वो विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है किसके लिए, मक्का के लिए। मक्का के लिए सबसे अच्छी विधि, अच्छी बुआई हेतु विधि जो है, कौन सी विधि है, वो है डिबलिंग विधि। ध्यान रखिएगा डिबलिंग विधि मक्के की अच्छी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा बात करें जिसे हम पॉप मेज मक्का का जो उपयोग करते हैं वो किस लिए किया जाता है, खिल्ले बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपको और पता होना चाहिए कि मक्का का जो परीक्षण भार होता है ये कितना होता है। ध्यान रखिएगा 280 ग्राम परीक्षण भार होता है, ध्यान रखिएगा। और जो मक्का के अंदर जो हाइब्रिड मक्का है, एकल क्रॉस टेक्नोलॉजी जो दी थी, देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था, जिन्होंने एकल मक्का के अंदर एकल क्रॉस तकनीक देने वाले वैज्ञानिक, एकल क्रॉस तकनीक जो देने वाले वैज्ञानिक था उनका नाम था सेल एंड ईस्ट जो हैं, इनके माध्यम से मक्का में जो संकर मक्का एकल क्रॉस तकनीक जो दी गई थी वो सेल और ईस्ट के माध्यम से दी गई थी। ध्यान रखिएगा ये मोनोसियस पौधा होता है, नर और मादा पौधा एक ही उसमें पाए जाते हैं। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर कि जो मक्का के पौधों से नर पुष्पक्रम हटाने की जो क्रिया होती है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पे इसको याद रखिएगा कि नर पुष्पक्रम जो है, नर पुष्प को हटाने की क्रिया, नर पुष्प को हटाने की जो क्रिया है इसको क्या बोला जाता है, इसको हटाने की जो क्रिया होती है इसको बोला जाता है इमस्कुलेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इमस्कुलेशन कहा जाता है। मक्का के अंदर नर पुष्प जो हैं यानी कि जो परागकण है इनको हटाने की क्रिया को इमस्कुलेशन कहा जाता है। अंकुरण के लिए टेम्परेचर की बात हो चुकी है, वृद्धि के लिए टेम्परेचर की बात मैंने आपको बता दी है। मक्का में जो जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा मक्का में जिंक की कमी से, मक्का में जिंक की कमी से, मक्का में अगर जिंक की कमी हो जाती है तो जो रोग होता है वो सफ़ेद रोली रोग होता है। कौन सा रोग होता है, सफ़ेद रोली रोग हो जाता है। मक्का में जो है जिंक की अगर कमी हो जाती है तो सफ़ेद रोली रोग हो जाता है, ध्यान रखना इस बात को। मक्का की अगर बात करें तो मक्का में कौन सी जीन पाई जाती है, पहले आपको बता दिया, OPE2 और LOVI2 पाया जाता है। प्रोटीन को क्या बोला जाता है, जिन प्रोटीन पाई जाती है। मक्का में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, ध्यान रखना इस बात को भी। चलिए मक्का की हम बात कर चुके हैं कि जो इसका हाइब्रिड जो मेज सिंगल क्रॉस टेक्निक है ये सेल और ईस्ट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो डबल क्रॉस तकनीक जो है ये मक्का के अंदर किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी जो डबल क्रॉस है, डबल क्रॉस तकनीक ये दी गई थी DF जोन्स के द्वारा। कब दी गई थी, 1920 के अंदर इसको दिया गया था। और डबल क्रॉस जो है तकनीक भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, ध्यान रखना मक्का की जो डबल क्रॉस तकनीक है ये भारत में सर्वाधिक प्रचलित हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका में मक्का को
एक अलग नाम से जाना जाता है कि जो मक्का है इसको बोला जाता है अमेरिका के रीढ़ की जो हड्डी है, वो किसको कहा जाता है? अमेरिका के रीढ़ की हड्डी। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मक्का को कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी जो है वो मक्का को कहा जाता है। चलिए अब बात करें कुछ किस्मों के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। मक्का की किस्मों के बारे में जो है आपको इम्पोर्टेंट जो किस्में हैं मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करें माही कंचन, माही कंचन, माही धवल। ये जो माही धवल है ये एआरएस बांसवाड़ा जो है वहाँ से विकसित की हुई है। कहाँ से विकसित की हुई है? जो माही धवल जो है ये एआरएस बांसवाड़ा से इसको निकाला गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो नवजोत, गंगावन, गंगावन, पूसा हाइब्रिड, पूसा हाइब्रिड, हाई स्टार्च, किसान। ध्यान रखिएगा इसको, किसान किसकी वैरायटी है? ये मक्का की वैरायटी है, किसान। इसके अलावा और बात करें शक्ति, गंगा सफ़ेद टू, गंगा सफ़ेद टू। ये जो प्रोडी है ना शक्ति वैरायटी, इस शक्ति वैरायटी में क्या है कि जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा क्या होती है? बहुत अच्छी पाई जाती है इसके अंदर। इसके अलावा अगर बात करें डंकन जो है, डंकन जो है ये किस्म रबी खरीफ दोनों ऋतु में उगाई जाती है। ध्यान रखिएगा डंकन जो किस्म है ये रबी व खरीफ दोनों ऋतुओं में इसको उगाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट किस्में थी। इसके अलावा जो है मक्का की जो संकर किस्में जो हैं उनके बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। मक्का की जो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपके दक्कन 103, दक्कन 103, गंगा सफ़ेद टू, गंगा 5, शक्ति भी क्या है? ये भी हाइब्रिड है। इसके अलावा कंचन हो गया, कंचन, गंगा 101, पूसा शंकर 2, रणजीत, हाई स्टार्च BL 54, संगम। इसके अलावा किसान भी हाइब्रिड हैं। इसके अलावा बात करें विक्रम ज्वार सोना, विक्रम ज्वार सोना, विजय, अगेती, ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा, अगेती 76, प्रताप, नवीन, माही कंचन, माही कंचन, माही धवल जो ये भी क्या है? इसकी हाइब्रिड हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो अंबर जो है ये भी एक इसकी बहुत अच्छी और अधिक उपज देने वाली किस्म है। वहीं अगर बात करें तो इसकी जो बीज दर होती है, मक्का की जो बीज दर होती है ये कितनी होती है? मक्का की बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ध्यान रखिएगा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। अगर बात करें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस तो ये कितनी होती है? 60 × 25 होती है। ध्यान रखिएगा 60 × 25 होती है। बुआई के समय की अगर बात करें तो मक्का की जो बुआई का समय होता है, मक्का का बुआई का जो समय होता है ये समय होता है जून जुलाई, जो है मक्का की बुआई का समय होता है। मक्का की बुआई का समय होता है जून जुलाई। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। रो टू रो मतलब 60 × 60 और प्लांट टू प्लांट कितना है? 25 × 25 होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि मक्का का जो मुख्य जो कीट होता है, मक्का का जो मुख्य कीट होता है, मुख्य कीट जो होता है
ये होता है तना भेदक। इसमें जो मुख्य कीट होता है वो कौन सा होता है? तना भेदक होता है, जो पौधों में डेड हर्ट उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? पौधों के अंदर जो है डेड हर्ट उत्पन्न करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये मक्का के अंदर क्या करता है? डेड हर्ट उत्पन्न करता है। आपसे सिंपल से ऐसे पूछा जा सकता है कि मक्का में डेड हर्ट जो उत्पन्न करने वाला कीट जो है वो कौन सा है? ध्यान रखिएगा, तना भेदक जो है ये मक्का के अंदर डेड हर्ट उत्पन्न करता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या है? रोकथाम के लिए एंडोसल्फान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एंडोसल्फान का उपयोग किया जाता है। एंडोसल्फान जो है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये तना भेदक जो है, जो कि मक्का के अंदर डेड हर्ट उत्पन्न करता है, उसकी रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर और कीटों की बात करें तो जैसे सफ़ेद लट हो गई, तना भेदक हो गया यानी कि स्टेम बोरर हो गया। इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो स्टेम बोरर जो है ये मक्का में बहुत नुकसान करता है। स्टेम बोरर जो है बहुत नुकसान करता है, डेड हर्ट उत्पन्न करता है। एंडोसल्फान से इसका उपचार किया जाता है। अगर रोग की बात करें तो इसका जो रोग है, इसका जो प्रमुख रोग है वो कौन सा है? डाउनी मिल्ड्यू है। कौन सा है? डाउनी मिल्ड्यू। ये इसका मुख्य रोग है, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है पेरेनरोस्पोरेलेज मेडीज नामक कवक के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, डाउनी मिल्ड्यू जो रोग है ये किसके द्वारा होता है? पेरेनरोस्पोरेलेज नामक जो है मेडीज, इसके द्वारा होता है। ये क्या होता है? एक तरह का कवक है। अगर वही बात करें जो मक्का की उपज की, तो मक्का की जो उपज होती है पर हेक्टेयर कितनी होती है? 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है। वहीं अगर बात करें कि जो हाइब्रिड की जो उपज होती है वो कितनी होती है? 40 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो के साथ में बने रहिए। कम से कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ से नॉलेज ले पाए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।